नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो नंबर 5 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम 101 से लेकर 141 क्वेश्चन तक देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। देवदत्त द्विवेदी की अध्यात्म संबंधी रचना कौन सी है? तो जो देवदत्त द्विवेदी हैं उनका जो जीवन काल है वो 1673 ईस्वी में इटावा से शुरू होता है और 1767 ईस्वी में इनका देहांत होता है। इसमें ऑप्शन 1 है देवचरित, दूसरा है देवशतक, तीसरा है राग रत्नाकर, चौथा है जाति विलास। तो देवदत्त द्विवेदी की अध्यात्म संबंधी जो रचना है वो है देव शतक। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। देव शतक जो रचना है यह जीव जगत की असारता से संबंधित रचना है। इसमें जीव जगत की असारता का वर्णन किया गया है। जो देवचरित रचना है यह कृष्ण भक्ति प्रबंध काव्य से संबंधित रचना है। राग रत्नाकर जो रचना है ये संगीत लक्षण ग्रंथ माना जाता है। और जाति विलास जो रचना है ये विभिन्न प्रांतों की महिलाओं का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। देव को आचार्यत्व की दृष्टि से कम व कवित्व की दृष्टि से अधिक सफलता प्राप्त हुई है। देव ने चौथी शब्द शक्ति तात्पर्य जो है वो इनके द्वारा शुरू की गई है। देवदत्त द्विवेदी का जो प्रिय अलंकार है वो अनुप्रास और यमक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। अगला क्वेश्चन है देव ने नायक नायिका भेद संबंधी जो रचना है वो किसको सुनाई है? तो नायक नायिका भेद संबंधी जो रचना है वो देव की है अष्टयाम। तो ये अष्टयाम जो रचना है ये देवदत्त द्विवेदी ने किसे सुनाई थी? अजय साहू को, फफूंद नरेश कुशल सिंह को, भवानी दत्त वैश्य को, भोगीलाल या फिर मोतीलाल को। तो ये जो रचना है ये सुनाई थी अजय साहू को। ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो फफूंद नरेश कुशल सिंह है उसको देव ने कुशल विलास रचना सुनाई थी। और भवानी दत्त वैश्य जो महाराजा थे उनको देव ने अपनी रचना भवानी विलास सुनाई थी। और जो भोगीलाल या मोतीलाल जो शासक हैं उनको देव ने रस विलास संबंधी जो रचना है वो सुनाई थी। भाव विलास जो रचना है इस पर यह देव की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। और भाव विलास रचना जो है ये देव ने शासक आजम शाह को सुनाई थी। प्रेम चंद्रिका जो रचना है ये उद्योग सिंह को देव ने सुनाई थी। जो इसमें क्या किया गया है, विषय वासना का तिरस्कार व प्रेम की महत्ता का वर्णन जो है यह प्रेम चंद्रिका रचना में देखने को मिलता है। प्रेम तरंग भी जो रचना है ये देव की है। और देव माया प्रपंच जो रचना है देव की, इसमें संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद किया गया है। सुजानमणि भी देव की अन्य रचना है। शब्द रसायन भी देव की रचना है। सुख सागर तरंग देव की रचना है जो उन्होंने अली अकबर खां पिहानी के आश्रय में रचित की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। पद्माकर जिनका बचपन का नाम था प्यारेलाल, इनकी रचनाओं में कौन सी त्रिवेणी मिलती है? तो पद्माकर की रचनाओं से संबंधित जो त्रिवेणी है वो कौन सी है? श्रृंगार, भक्ति, प्रकृति, श्रृंगार, भक्ति, नीति, श्रृंगार, भक्ति या वीर, या फिर उपयुक्त सभी। तो पद्माकर की रचनाओं में जो त्रिवेणी है वो एक तो श्रृंगार की है, एक भक्ति की है और एक वीरता प्रधान है। तो ये तीनों जो त्रिवेणी है श्रृंगार, भक्ति, वीर, ये प्यारेलाल की या पद्माकर की रचनाओं में मिलती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्माकर का जो जीवन काल है वो 1753 ईस्वी में शुरू होता है और 1833 ईस्वी में गंगा तट पर इनका देहांत होता है। श्रृंगार, भक्ति और प्रकृति की जो त्रिवेणी है ये
सेनापति से संबंधित है। और श्रृंगार भक्ति नीति की जो त्रिवेणी है ये बिहारी से संबंधित है। व्रत कौमुदी जो रचना है पद्माकर की 1701 ईस्वी में स्वरूप सिंह जो शासक है उसके समय यह रचित की गई थी और इसका जो वर्णन विषय है वो छंद शास्त्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अवध के सेनाधिकारी की वीरता का वर्णन पद्माकर ने किया है। तो किस सेनाधिकारी की वीरता का वर्णन पद्माकर ने किया है? कौन से ग्रंथ में ये वर्णन देखने को मिलता है? जगत विनोद में, प्रताप सिंह वीरुदावली में, गंगा लहरी में या फिर हिम्मत बहादुर वीरुदावली में? तो अवध का जो सेनाधिकारी था उसकी वीरता का वर्णन मिलता है हमें पद्माकर की रचना हिम्मत बहादुर वीरुदावली में। यह जो रचना है ये पद्माकर की प्रमुख रचना मानी जाती है। इसमें 1833 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी और सतारा के जो राजा थे उन्होंने पद्माकर को 1 हाथी, 1 लाख रुपए और 10 गांव इस रचना को पढ़कर पुरस्कार के रूप में दिए थे। जगत विनोद जो रचना है पद्माकर की इसमें 1803 से लेकर 1821 तक की रचनाओं का संग्रह इसमें किया गया है और ये एक प्रकार का लक्षण ग्रंथ है। यह रचना जो है ये जगत सिंह जो जयपुर के शासक हैं उनकी प्रसिद्धि के लिए लिखी गई है और ये 6 प्रकाशों व 731 छंदों में वर्णित है और इसमें जगत सिंह की ख्याति जो है वो इसके अंतर्गत रचित की गई है। और जो प्रताप सिंह वीरुदावली रचना है ये जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में रचित की गई थी और इस रचना के कारण जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। और जो गंगा लहरी रचना है ये पद्माकर की अंतिम रचना मानी जाती है। पद्माभरण जो है ये पद्माकर की अन्य रचना है। यह जगत सिंह के आश्रय में रचित की गई थी और यह जो रचना है यह दोहा चौपाई शैली में वर्णित है। यह जो रचना है पद्माभरण ये एक अलंकार लक्षण ग्रंथ है और प्रबोध पतासा जो अन्य ग्रंथ है पद्माकर का उसमें वैराग्य निरूपण का वर्णन मिलता है। कली पचीसी भी पद्माकर की अन्य रचना मानी जाती है और पद्माकर ने अपनी रचनाओं में त्योहारों का वर्णन किया है। त्योहारों का वर्णन किनकी रचनाओं में देखने को मिलता है? पद्माकर की रचनाओं में। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन। भिखारी दास की रचना जिसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ध्वनि प्रतिपादक ग्रंथ माना जाता है। यह जो रचना है ये काव्यांगों मतलब तुक का जो सर्वप्रथम विस्तार से वर्णन किया गया है ये इसी रचना में किया गया है। तो ये कौन सी रचना है भिखारी दास की? रस, सारांश, काव्य निर्णय, छंदोर्णव पिंगल या फिर छंद प्रकाश? तो ये जो रचना है इसका नाम है काव्य निर्णय। ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर है। काव्य निर्णय जो है इसमें ये हिंदुपति जो शासक थे उनके आश्रय में ये 1746 ईस्वी में रचित की गई थी। रस सारांश जो रचना है ये 1742 ईस्वी में रचित की गई थी। छंदोर्णव पिंगल जो है ये 1742 ईस्वी में रचित की गई रचना है और छंद प्रकाश रचना का जो काल है वो 1753 ईस्वी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भिखारी दास की जो रचनाएं हैं उनका रचना काल 1728 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। आगे के सुकवि रिझे तो कविताई ये भिखारी दास की प्रमुख उक्ति मानी जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन में है चिंतामणि त्रिपाठी की रचना जिसमें काव्य लक्षण जो है वो तो दोहा सोरठा छंद में है तथा जो उदाहरण है वो कवित सवैया छंद में प्रस्तुत किए गए हैं। तो वो रचना कौन सी है? कवि कुल कल्पतरु या फिर रस विलास रस मंजरी या फिर छंद विचार पिंगल या फिर काव्य विवेक या काव्य प्रकाश? तो ये वो रचना है कवि कुल
कल्पतरु, जिसमें काव्य लक्षण द्वासोष्ठा छंद में और उदाहरण कवित सवैया छंद में प्रस्तुत किए गए हैं। कवि कुल कल्पतरु जो रचना है, इसमें काव्य के 10 अंगों का विवेचन किया गया है। फिर अगली जो रचना है श्रृंगार विलास या फिर रस मंजरी, इसका जो आधार है वो विश्वनाथ का साहित्य दर्पण ग्रंथ माना जाता है। छंद विचार पिंगल जो रचना है, ये इसकी जो विषय वस्तु है वो तो है भक्तिकालीन, और इसकी जो लेखन शैली है वो रीतिकालीन मानी जाती है। और इस रचना का जो आधार है वो प्राकृत पेंगलम व भट्ट केदार का कृष्ण चरित्र जो है ये माना जाता है। चिंतामणि त्रिपाठी का जो उपनाम है वो मणिपाल माना जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य राजा जसवंत सिंह द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ कौन सा है? तो आचार्य जसवंत सिंह द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ पूछा है रस प्रबोध, हमीर हट, भाव पंचाशिका, भाषा भूषण। तो भाषा भूषण जो है ये राजा जसवंत सिंह द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ माना जाता है। और ये जो ग्रंथ है ये चंद्रावलोक शैली में रचित किया गया था। इसमें क्या किया गया है, एक ही दोहे में इसके लक्षण व उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये जसवंत सिंह की खास उपलब्धि है। रसलेन जो है इनके द्वारा रचित रचना का नाम है रस प्रबोध, जो ऑप्शन ए में दी गई है। अंग दर्पण भी इसी रसलेन की रचना मानी जाती है। और रसलेन की एक पंक्ति है, अमे हलाहल मद भरे श्याम सवेत रते नार। तो ये रसलेन के प्रमुख उक्ति मानी जाती है। हमीर हेड जो रचना है ये ग्वाल कवि द्वारा रचित है, और ग्वाल कवि को रसिकानंद भी कहा जाता है। और इनके द्वारा जो रचना रचित की गई है उसका नाम है कवि दर्पण। भाव पंचाशिका जो रचना है ये वृंद कवि द्वारा रचित है, और ये श्रृंगार भाव ग्रंथ माना जाता है। श्रृंगार शिक्षा, पवन पचीसी, ये भी इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। आगे है रीति सिद्ध कवि। तो रीति सिद्ध कवि जो हैं इनके बारे में अगला क्वेश्चन है, बिहारी दास को कवि नहीं मानने वाले विद्वान कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राधाचरण गोस्वामी। तो जो बिहारी दास को कवि नहीं मानने वाले हैं वो है मिश्र बंधु। बिहारी और देव के विवाद की जो जड़ है वो भी मिश्र बंधुओं को माना जाता है। मिश्र बंधुओं ने देव को बड़ा कवि बताया है और बिहारी को फेंकू बताया है। जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं इन्होंने कहा कि बिहारी सतसई के समक्ष पूरे यूरोप में कोई भी रचना नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि बिहारी जी के जो दोहे हैं वो दोहे क्या हैं, वो तो रस के छोटे छींटे हैं। राधाचरण गोस्वामी जी ने बिहारी दास के बारे में कहा है उनको पीयूष वर्षी मेघ माना है। आगे है बोधा जो हैं वो एक रसोन्मत्त तथा प्रेम की पीर के मनस्पर्शी कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने बोधा को घनानंद का गुटका माना है। तो ये जो है ये बिहारी दास जो हैं ये रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध जो हैं वो लक्षण ग्रंथों के लेखन में उन्होंने नियम प्रस्तुत न करके सीधे उदाहरण दिए हैं। यह रीति सिद्ध कवि की प्रमुख उपलब्धि है। अर्थात लक्षण ग्रंथ तो इनके द्वारा नहीं लिखे गए हैं परंतु नियम जो हैं वो स्वतः सिद्ध हो गए हैं। फिर रीति सिद्ध जो कवि हैं उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं? श्रृंगार रस की प्रधानता इनके काव्य में देखने को मिलती है। प्रकृति चित्रण, ब्रज भाषा का प्रयोग भी इन्होंने किया है। बिंब विधान भी इनके द्वारा काव्य में प्रयुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहारी से संबंधित सत्य कथन कौन सा
नहीं है, वो आपको बताना है। बिहारी का जन्म ग्वालियर में 1595 ईस्वी को हुआ और इनका जो देहांत है वो वृंदावन में 1663 ईस्वी को हुआ था। इनके गुरु केशवराव के माध्यम से औरंगजेब व शाहजहां से इनकी भेंट हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह से वर्ती लेने ये जयपुर गए थे। चौहानी रानी अनंत देवी ने इन्हें काली पहाड़ी गांव जागीर के रूप में प्रदान किया था। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी। केशव राय जो हैं ये बिहारी दास के पिता थे। इनके गुरु नरहरि दास के माध्यम से इन्होंने औरंगजेब व शाहजहां से भेंट की थी। कब? 1645 ईस्वी को। और जो चौहानी रानी अनंत देवी है उन्होंने काली पहाड़ी गांव जागीर के रूप में प्रदान किया था। ये क्यों दिया था ये गांव? क्योंकि इनके पुत्र राम सिंह के गुरु बिहारी दास माने जाते हैं। उन्होंने राजकुमार राम सिंह को शिक्षा प्रदान की थी। नवोदा रानी चौहानी देवी के प्रेम में जब सम्राट बन जाते हैं जयसिंह प्रथम, तो उन्होंने एक दोहा उनको सुनाया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल। तो वो जो थे जयसिंह प्रथम, उन्होंने उनके इस दोहे से प्रसन्न होकर राजकार्य में भाग लेना शुरू कर दिया था। जयसिंह प्रथम के दरबार में 1662 ईस्वी को बिहारी सतसई की रचना की गई थी। इसमें 713 दोहे देखने को मिलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को क्या कहा था? शक्कर की रोटी, रीतिकालीन कालिदास, गाथा सप्तशती, रसिकों के हृदय का घर। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। शक्कर की रोटी डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को कहा था। सतसई की जो भूमिका है वो भी इनके द्वारा लिखी गई है। और जो रीतिकालीन कालिदास है वो बिहारी को किसने कहा है? हरवंश लाल शर्मा ने। और जो गाथा सप्तशती है इसका सतसई पर प्रभाव देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने रसिकों के हृदय का घर बिहारी सतसई को कहा है। संयोग श्रृंगारिक कवि भी बिहारी दास माने जाते हैं। और सतसई पर जो प्रथम टीका है वो कृष्ण कवि ने लिखी थी। लल्लूलाल ने लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी थी। और बिहारी जी की जो नायिका है उनको जो बिहारी जी ने संज्ञा दी है वो पेंडुलम की दी है। विद्यापति की जो नायिका है वो सांवली है, जबकि बिहारी जी की जो नायिका है वो गौरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यदि प्रबंध काव्य वनस्थली है तो मुक्तक काव्य जो है वो चुना हुआ गुलदस्ता माना जाता है। लोकप्रिय बिहारी सतसई की लोकप्रियता का जो आधार है या गागर में जो सागर है वो है कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी जी को प्रत्येक दोहे के लिए एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी, एक सोने का सिक्का मिलता था। क्वेश्चन नंबर 111 है, सेनापति द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है जो 5 तरंगों या 5 सर्गों में विभाजित है? रत्न हजारा, रसिक रंजन, कवित रत्नाकर, रसार्णव। तो उसमें है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर जो है ये एक अप्राप्य रचना मानी जाती है। इनकी अप्राप्य जो रचना है वो काव्य कल्प द्रोण मानी जाती है। कवित रत्नाकर जो है ये 5 तरंगों में विभाजित रचना है, जिसमें प्रथम 2 तरंग में नक्शिक का वर्णन मिलता है, मध्य के 2 तरंगों में राम भक्ति का वर्णन मिलता है और अंतिम जो 1 तरंग है उसमें प्रकृति का वर्णन देखने को मिलता है। रत्न हजारा जो है ये रस निधि या फिर पृथ्वी सिंह द्वारा रचित रचना है और इनके द्वारा एक और रचना रचित की गई जिसका नाम है विष्णुपद कीर्तन। बिहारी सतसई का अनुकरण भी इनके द्वारा किया गया है। और जो
रसिक रंजन जो रचना है इसके रचनाकार कुमारमणि माने जाते हैं। रसायनों जो रचना है इसके रचयिता सुखदेव मिश्र हैं, जिन्होंने वर्त विचार ग्रंथ भी लिखा था। रसनिधि के दोहे बिहारी व मतिराम के दोहों से तुलनीय मतलब तुलना करने योग्य हैं। इनका जो रचना काल है रसनिधि का वो 1603 से 1660 ईस्वी माना जाता है। आगे है रीतिमुक्त कवि। रीतिमुक्त कवि कौन से होते हैं कि जो लक्षण ग्रंथों की रचना न करके हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर जो काव्य की रचना करते हैं वो रीतिमुक्त कवि कहलाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने रीतिमुक्त कवियों को काव्य कवि कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। घनानंद, जिनको नेही मना के नाम से भी जाना जाता है, इनके जीवन से संबंधित गलत कथन कौन सा है? पहला है दिल्ली बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के ये मीर मुंशी माने जाते हैं। दूसरा है वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित हुए थे जो बहुगुणी कहलाया था। तीसरा है काव्य में श्री कृष्ण के लिए इन्होंने सुजान शब्द का प्रयोग किया था। चौथा है नादिर शाह ने काव्य से प्रसन्न होकर इनको राजकवि बनाया था। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन डी है। नादिर शाह के आक्रमण के समय इनका देहांत हुआ था, ना कि इनको राजकवि बनाया था। मोहम्मद शाह रंगीले ने ध्रुपद गाने के लिए जब इनको कहा तो घनानंद ने सुजान की तरफ मुँह करके गाया और अपनी पीठ मोहम्मद शाह रंगीले की तरफ की, जिससे मोहम्मद शाह रंगीले नाराज हो गए और उन्होंने उसे देश निकाला दे दिया। घनानंद के गुरु का नाम नारायण देव माना जाता है। घनानंद ने खून से लिखा हुआ एक अंतिम कविता प्रसिद्ध है, वो है अधर लगे हैं आने करी के पयान प्राण, जो उनके खून से लिखित कविता है। आगे ठाकुर जो है इनकी एक उक्ति है ढेलो सो बनाए आए मिलते सभा के बीच। और द्विज देव जो हैं वो अंतिम रीतिकालीन श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो घनानंद जो है इनका संभावित जीवन काल 1633 ईस्वी से शुरू होता है और जो रचना काल है वो 1633 ईस्वी से शुरू होता है और 1760 ईस्वी तक इनका जीवन काल माना जाता है। ये रचना काल नहीं है, इनका जीवन काल माना जाता है। तो घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? सुजान सागर, विरह लीला, रस केलीवली, इश्कनामा। तो जो इश्कनामा है ये बोधा कवि द्वारा रचित ग्रंथ माना जाता है। इश्क लता जो ग्रंथ है वो घनानंद द्वारा रचित माना जाता है। अन्य जो रचनाएं हैं घनानंद की वो हैं सुजान हित, कोकसार, कृपा कांड। डॉक्टर नगेंद्र सिंह के अनुसार घनानंद के 752 कवित मिलते हैं और 1057 पद और 2354 दोहे चौपाइयाँ संग्रहित हैं। काव्य गुण क्या है घनानंद का? वो है भावात्मकता, रहस्यात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, वैयक्तिकता। तो ये घनानंद के काव्य गुण माने जाते हैं। अगला 114 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर ने घनानंद के बारे में क्या कहा था? कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता व प्रेम की पीर के कवि, लोगन लागे कवित बनावत, मोहित तो मोरे कविते बनावत। प्रेम सुजान, जो सुजान मतलब तन से शुरू होकर सुजान मतलब अध्यात्म पर समाप्त होता है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने घनानंद के बारे में कहा था विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। ऑप्शन बी जो है ये रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा था और घनानंद ने स्वयं जो उक्ति रचित की थी वो है ऑप्शन सी वाली स्वयं घनानंद द्वारा रचित उक्ति है। और डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने घनानंद के बारे में कहा था कि प्रेम सुजान से शुरू होकर सुजान पर समाप्त होता है।
रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को मौन मदि पुकार भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण धीर पथिक तथा जवादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कोई भी कवि नहीं है। घनानंद का जो प्रिय अलंकार है वो विरोधाभास माना जाता है और इनका जो रस है वो वियोग श्रृंगार माना जाता है। घनानंद को जो काव्य प्रेरणा है वो अपनी प्रेयसी सुजान से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, और छाक कवि ठाकुर से संबंधित उक्ति कौन सी मानी जाती है? प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है, जान मिले तो जहान मिले, न जान मिले तो जहान कहा को, लोगन कवित की वो खेल करी जान्यो, कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटी छीन। तो ऑप्शन सी जो है वो और छा कवि ठाकुर से संबंधित उक्ति मानी जाती है। और छा कवि ठाकुर द्वारा ठाकुर ठसक व ठाकुर शतक ग्रंथों की रचना की गई थी और ये फारसी काव्य धारा का प्रभाव इन पर पड़ा था। प्रेम का पंथ कराल महातलवार के धार पे धावनो है, ये बुद्धिसेन द्वारा रचित उक्ति है और जान मिले तो जहान मिले ये भी बुद्धिसेन द्वारा रचित उक्ति है। तो इन बुद्धिसेन जो है इनके काव्य पर घनानंद का प्रभाव देखने को मिलता है। बुद्धिसेन की रचनाएं हैं सुभान से प्रेम, वीरय वारिस, इसके नामा और जो कनक छुरी सी कामिनी ये आलम कवि द्वारा रचित रचना है। आलम कवि के जो आश्रयदाता थे वो मुअज्जम माने जाते हैं और जो आलम कवि हैं वो रंगरेजिन थी, शेख रंगरेजिन, उसके प्रेम में ये पागल हो गए थे और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो हैं श्याम स्नेहा, आलम केली, माधवानल, कामकंडला। और समस्या पूर्ति से इनके काव्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इन्होंने समस्या पूर्ति के रूप में एक अपने कपड़े की पॉकेट में शेख रंगरेजिन के लिए एक दोहा लिखकर भेजा था, कटी को कंचन की। तो उसका जवाब उस शेख रंगरेजिन ने क्या दिया था कि कटी को कंचन काट विधि कुंचन मध्य धरी दीन। और जहान जो है ये शेख रंगरेजिन और जो आलम है इनके पुत्र का नाम जहान है और आलम ने ब्रज भाषा व उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया था। तो ये समस्या पूर्ति से संबंधित आलम कवि माने जाते हैं। शेख रंगरेजिन ने उनकी उस पहेली का उत्तर कटी को कंचन काट से दिया था। अगला क्वेश्चन है, गोरेलाल कवि की नायिका। गोरेलाल कवि की नायक नायिका भेद संबंधी रचना कौन सी है? चोर पंचाशिका, वृंद सतसई, विष्णु विलास, छत्र प्रकाश। तो वो है इनके द्वारा नायिका भेद संबंधी रचना विष्णु विलास है। और जो छत्र प्रकाश है ये भी गोरेलाल द्वारा रचित रचना मानी जाती है। और चोर पंचाशिका वृंद सतसई हैं, ये सुक्तिकार वृंद द्वारा रचित रचना है जो जोधपुर से संबंधित हैं। सुदन की सुजान चरित में भरतपुर के सूरजमल की वीरता का वर्णन हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल के दो अर्थ बताए हैं, एक तो मध्यकाल से भिन्नता और दूसरा नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। अगला 117 नंबर क्वेश्चन जो है वो आधुनिक काल से संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया था? गद्य काल, वर्तमान काल, नवीन विकास युग, नवीन चेतना का युग। तो गद्य काल जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आधुनिक काल को दिया गया नाम है। मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है और श्याम सुंदर दास ने आधुनिक काल को नवीन विकास का युग कहा है और हरीश चंद्र वर्मा ने आधुनिक काल को नवीन चेतना का युग माना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में आधुनिकता से क्या तात्पर्य माना जाता है? पहला है वर्तमान काल से भिन्नता, दूसरा है प्राचीन इहलौकिक दृष्टिकोण, तीसरा प्राचीन काव्य रीति में नए विचारों को स्थान,
डी है उपयुक्त सभी। तो आधुनिक काल में आधुनिकता से तात्पर्य है प्राचीन काव्य रीति में नए विचारों को स्थान। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आधुनिक काल को साहित्य काल कहा है। 119 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक काल से संबंधित सत्य कथन कौन सा है। पहला है ईश्वर के स्थान पर मानव की प्रतिष्ठा प्रस्तुत की गई। दूसरा अंधविश्वासों व रूढ़ियों के स्थान पर तर्क व वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रस्तुति। तीसरा है पारलौकिक दृष्टिकोण के स्थान पर यह लौकिक दृष्टिकोण की स्थापना करना। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो आधुनिक काल के उपयुक्त सभी जो कथन है वो सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल का नाम जो दिया है वो आधुनिक काल ही दिया है। 120 नंबर प्रश्न है कि पुनर्जागरण काल की विशेषता कौन सी नहीं है। पुनर्जागरण काल मतलब भारतेंदु युग। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, काव्य में नवीन विषयों का समावेश, देश प्रेम व राष्ट्रीयता की भावना। डी है समस्या पूर्ति के अभाव। तो ऑप्शन डी जो है वो इसकी विशेषता नहीं है। पुनर्जागरण काल की विशेषता क्या हो जाएगी, समस्या पूर्ति के भाव। तब ये राइट हो जाता है। इसमें क्या है, अभाव है। ब्रज व खड़ी बोली का प्रयोग पुनर्जागरण काल में देखने को मिलता है। और क्या विशेषता है, प्राचीन सभ्यता व संस्कृति का गुणगान इसमें किया गया है। प्रकृति का अलंकारिक रूप से चित्रण पुनर्जागरण काल में देखने को मिलता है। मुक्तक काव्य की लोकप्रियता भी इस काल में हमें देखने को मिलती है। 121 नंबर क्वेश्चन है भारतेंदु युग से संबंधित लेखक कौन सा नहीं है। वो है कौन सा है, ठाकुर जगन मोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र और रामनरेश त्रिपाठी। तो भारतेंदु युग से संबंधित जो लेखक नहीं है वो है रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी जो हैं ये द्विवेदी युग से संबंधित लेखक हैं, जिन द्विवेदी युग को ही जागरण सुधार काल कहा जाता है। और कौन कौन से भारतेंदु युगीन लेखक हैं वो हैं राधा कृष्ण दास, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र और लाला श्रीनिवास दास। 122 नंबर क्वेश्चन है भारतेंदु युग से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है। पहला है कविता दरबारी संस्कृति से मुक्त होकर जनवादी दृष्टिकोण से जुड़ गई। दूसरा शास्त्रीय छंदों के स्थान पर लोक छंदों में अभिव्यक्ति की गई। तीसरा भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। चौथा है हिंदी में पुनर्जागरण के अग्रदूत बाबू राधा कृष्ण दास माने जाते हैं। तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है वो है ऑप्शन डी, हिंदी में पुनर्जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं, ना कि बाबू राधा कृष्ण दास। और भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ये रामविलास शर्मा ने कहा है। अगला 123 नंबर क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की संख्या कितनी है। तो कुल नाटक जो है वो कितनी है, 8, 9, 17, 35। तो इनके जो कुल नाटकों की संख्या है वो 17 मानी जाती है, जिस जो 2 भागों में है 8 और 9 में। 8 जो है वो अनुदित हैं और 9 जो है वो मौलिक हैं। और जो 35 जो दे रखा है ये भारतेंदु का जीवन काल है कि वो 35 वर्ष तक उन्होंने जीवन जिया था। मतलब 1850 में उनका जन्म होता है और 1885 ईस्वी में उनका देहांत होता है। रामचंद्र शुक्ल ने 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक की अवधि जो है उसको संक्रांति काल या फिर आधुनिक काल की पूर्व पीठिका के नाम से संबोधित किया है। तो यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। शिव प्रसाद सितारे हिंद के जो विद्या गुरु व लोकनाथ जो हैं वो साहित्य गुरु इनके माने जाते हैं। इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और साहित्य गुरु लोकनाथ हैं। 1880 ईस्वी में पत्रकार मंडल ने भारतेंदु को भारतेंदु उपाधि प्रदान की थी।
124 नंबर क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र की पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब किया गया? 1850 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1874 ईस्वी। तो कवि वचन सुधा पत्रिका जो है उसका प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1868 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट है। और ये जो पत्रिका थी ये काशी से प्रकाशित होती थी। 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है गोपाल चंद्र गिरधरदास। 1873 ईस्वी में इनके द्वारा हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की गई थी, जिसके 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का जो नाम है वो हरिश्चंद्र चंद्रिका पड़ा और ये बनारस से प्रकाशित होती थी। 1874 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम है बाला बोधिनी। 125 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की स्त्री शिक्षा व नारी समस्याओं से संबंधित पत्रिका कौन सी थी? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी, कालचक्र। तो वो थी बाला बोधिनी पत्रिका जो नारी समस्याओं से संबंधित थी। ये एक मासिक पत्रिका थी। और कवि वचन सुधा जो पत्रिका है ये 1885 ईस्वी में बंद हो गई थी। इसमें पुराने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। जो हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका है ये मासिक पत्रिका है और खड़ी बोली का प्रचार प्रसार इसमें किया गया था। कालचक्र जो रचना है वो हिंदी नई चाल में ढली, ये कालचक्र पत्रिका में कहा गया है। आगे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अधूरा नाटक कौन सा है? तो जो नाटक इन्होंने पूर्ण नहीं किया उससे पहले इनका देहांत हो गया वो कौन सा है? चंद्रावली नाटिका, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, वेदिकी हिंसा ने भक्ति। तो वो है सती प्रताप नाटक जो है ये इनका अधूरा नाटक था। ये 1883 ईस्वी में रचा गया था। और जो वेदिकी हिंसा न भक्ति नाटक है ये 1873 ईस्वी में रचा गया था। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं ये उर्दू में रसा उपनाम से काव्य लेखन करते थे। अगला है, संस्कृत नाटक चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद किस नाम से किया गया? नील देवी, बादशाह दर्पण, विद्या सुंदर नाटक। तो ये जो संस्करण का अनुवाद है ये विद्या सुंदर नाटक के नाम से किया गया था। ये 1868 ईस्वी में रचित किया गया था और बंगला नाटक का ये अनुवाद था। नील देवी नाटक की रचना 1881 में हुई थी। बादशाह दर्पण नाटक जो है ये बादशाह दर्पण जो है ये एक ऐतिहासिक निबंध है और नाटक जो है ये भारतीय आलोचना विधा के आधार पर इसकी रचना की गई थी। 128 नंबर क्वेश्चन है, भाट दुर्दशा 1880 ईस्वी में रचित नाटक जो है इससे संबंधित विकल्प कौन सा है? इसमें लिखा था हिंदी नई चाल में ढली, ये कालचक्र पत्रिका में लिखा था। इसकी रचना एक रात में पूरी की गई थी। इसमें देशी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण अवस्था का वर्णन किया गया है। इसमें देशी राजाओं के लिए रासब शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है ये भाट दुर्दशा नाटक से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इसकी रचना एक रात में पूरी हुई वो है अंधेर नगरी नाटक जो 1881 में रचित किया गया था, जिसके 6 अंक थे। और देशी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण अवस्था का वर्णन जो है वो विशेष से विषमोषधम नाटक में इसका वर्णन मिलता है जो 1836 ईस्वी में रचित किया गया था। 129 नंबर क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र से संबंधित सत्य कथन नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से फूलों का गुच्छा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से किया है। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कृष्ण भक्ति से संबंधित ये पद लिखते थे। प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी पद्य से संबंधित इनकी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत कथन है। फूलों का गुच्छा ब्रज भाषा में नहीं बल्कि खड़ी बोली में रचित एक काव्य संग्रह है जो 1882 ईस्वी में रचित किया गया था। दुर्लभ बंधु की रचना 1880 में की गई
और जो प्रेम मालिका है ये 1873 ईस्वी में, प्रेम सरोवर 1873 और प्रेम फुलवारी 1883 ईस्वी में। अन्य जो रचना है वो प्रेम तरंग 1877 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में रचित की गई, रत्नावली 1868 में रचित, भारजननी 1877 में रचित, मुद्रा राक्षस 1878 में रचित रचनाएं हैं। लेखकों की समस्या समाधान, जो कविता वर्धिनी सभा है वो उसमें लेखकों की समस्या का समाधान किया जाता था। तदीय समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी। 123 नंबर क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र से असंबंधित कथन कौन सा है? प्रताप नारायण मिश्र का जीवन काल 1856 ईस्वी से 1894 ईस्वी है। पहला है मानव के अंगों को शीर्षक देकर नाटकों की रचना की। दूसरा है समस्या पूर्ति के कारण प्रसिद्धि मिली। तीसरा है नाटकों में अभिनय हेतु पिता से आज्ञा लेकर मूछें उड़वाई। चौथा है हिंदी के एडिशन के रूप में जाने जाते हैं। तो जो असंबंधित कथन है वो है ऑप्शन ए, मानव के अंगों को शीर्षक देकर नाटकों की नहीं बल्कि निबंधों की रचना इनके द्वारा की गई थी। और समस्या पूर्ति के कारण प्रसिद्धि मिली और ये विनोदी प्रवृत्ति के आचार्य माने जाते हैं। हिंदी में एडिशन के रूप में जाने जाते हैं, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और इनकी जो लेखन शैली है वो आला और लावणी छंद में रचित है। 131 नंबर प्रश्न है, मन की लहर जो रचना है उससे संबंधित गलत उक्ति नहीं है, मतलब इसमें सही उक्ति पूछी है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, 8 माह बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की, पढ़ी कमाए किन्हों कहा हरे न देश कलेश। तो ऑप्शन सी जो है ये मन की लहर से संबंधित सही उक्ति है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये इनका प्रमुख नारा है प्रताप नारायण मिश्र का। तो ये मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित रचना है। और 8 माह बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ये प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका में 1883 ईस्वी को चंदा मांगते हुए ये लाइन रचित की थी। आगे है प्रताप नारायण मिश्र की रचना कौन सी नहीं है? प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक, तृप्यांतम, आनंद अरुणोदय। तो आनंद अरुणोदय जो रचना है ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा रचित रचना का नाम है। प्रताप नारायण मिश्र की अन्य रचना है प्रताप लहरी, जो इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह माना जाता है और इनकी श्रृंगार विलास भी प्रमुख रचना मानी जाती है। आगे क्वेश्चन 133 नंबर, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की रचना कौन सी है? तो प्रेमधन की रचना इनमें से कौन सी है? इनका जो जीवन काल है वो 1855 से 1923 ईस्वी तक माना जाता है। ए में है जीर्ण जनपद धोखा, ऑप्शन बी है हार्दिक हर्षादर्श वर्षा बिंदु, ऑप्शन सी है अलौकिक लीला और पीयूष प्रभा, ऑप्शन डी है समझदार की मौत और नारी। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की जो रचनाएं हैं वो है हार्दिक हर्षादर्श व वर्षा बिंदु। इसमें जीर्ण जनपद तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना, मगर जो धोखा है ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। और जो अलौकिक लीला है ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है, मगर पीयूष प्रभा जो पत्रिका है ये अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित पत्रिका है। समझदार की मौत रचना बद्रीनारायण चौधरी की है, मगर नारी जो रचना है यह प्रताप नारायण मिश्र की है। बद्रीनारायण चौधरी की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? ब्रजचंद पंचक, साहित्य लहरी और मयंक महिमा। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन से संबंधित असत्य कथन नहीं है। इसमें भी जो असत्य कथन नहीं है वो बताना है, मतलब जो सत्य कथन है वो आपको बताना है। उर्दू में अब्र नाम से लेखन कार्य करते थे, नागरी नीरद
मासिक पत्रिका व आनंद कादम्बिनी साप्ताहिक पत्रिकाएं थी। लावणी व कजली अलंकारों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। अंग्रेजों द्वारा इनको काला कहने पर इन्होंने कहा, अचरज हो तुम सब गोरे बाजत कारे। तो इनसे संबंधित जो सत्य उक्ति है, कथन है, वो है उर्दू में ये अब्र नाम से काव्य लेखन करते थे। नागरी नीरद इनकी साप्ताहिक पत्रिका है और आनंद कादम्बिनी जो है ये मासिक पत्रिका है। लावणी कजली अलंकार नहीं बल्कि छंद हैं। अंग्रेजों द्वारा दादा भाई नौरोजी को काला कहने पर इन्होंने ये उक्ति कही थी। 135 नंबर क्वेश्चन है, अंबिका दत्त व्यास का खड़ी बोली में रचित अपूर्ण प्रबंध काव्य कौन सा है कि जो पूरा नहीं हो उसका, और उसकी भाषा है खड़ी बोली। सुकवि सतसई, पावन पतासा, कंसवध, हो होरी, भारत सौभाग्य, बिहारी विहार। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये अपूर्ण प्रबंध काव्य है। सुकवि सतसई की रचना 1887 में और पावन पतासा की रचना 1886 में की गई थी। हो होरी और भारत सौभाग्य की रचना 1891 में की गई थी। बिहारी विहार जो है ये कुंडलिया छंद में बिहारी सतसई पर टीका लिखी गई थी। अंबिका दत्त व्यास के जो उपनाम है वो हैं घटिका शतक, अभिनव बाण भट्ट, शतावधान, और इनका जो जीवन काल है वो 1858 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट से संबंधित सत्य कथन नहीं है। इनका जो जीवन काल है वो 1844 से 1914 ईस्वी तक रहता है। पहला है, भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार व हिंदी का स्टील के रूप में इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, हिंदी प्रदीप ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, देवताओं से हमारी बातचीत ये इनके प्रमुख निबंध हैं। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह ये इनके प्रमुख नाटक हैं। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन बी। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान तो उपन्यास है, मगर हिंदी प्रदीप जो है ये इनकी पत्रिका है जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी 1800 स्वतंत्र ईस्वी में। प्रेमपुंज जो है ये भी इनकी पत्रिका का नाम है जो 1887 ईस्वी में प्रकाशित है। अगला है 137 नंबर क्वेश्चन, ठाकुर जगन मोहन सिंह द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। उपन्यास की बात हो रही है। इनका जो जीवन काल है वो 1857 ईस्वी से 1899 ईस्वी तक रहता है। श्यामा स्वपन, श्याम सरोजनी, श्यामालता, देवयानी। तो उपन्यास जो है वो है श्यामा स्वपन, अन्य सभी उनकी रचनाएं। श्यामा सरोजनी और जो देवयानी रचना है इनका जो रचनाकाल वो 1886 ईस्वी और श्यामालता का रचनाकाल 1885 ईस्वी। प्रेम संपत्ति लता जो है ये भी 1885 ईस्वी में रचित रचना है और इनकी जो अनुदित रचना है उसका नाम है ऋतु संहार। भारतेंदु की प्रेरणा से इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी जो लेखन शैली है वो प्रलाप शैली बताई है। 138 नंबर क्वेश्चन है, राधा कृष्ण दास द्वारा रचित रचना नहीं है। तो राधा कृष्ण दास का जो जीवन काल है वो 1865 से 1907 ईस्वी तक रहा था। भारत 12 मासा, देश दशा, चंद्रसेन रहस्य कथा और जुबिली। तो इसमें चंद्रसेन रहस्य कथा जो है ये राधा कृष्ण दास द्वारा रचित रचना नहीं है, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित रचना है। राधा कृष्ण दास का जो नाटक है उसका नाम है प्रताप, जो 1897 ईस्वी में रचित हुआ था। ये एक लघु उपन्यास था जिसका नाम है निस्सहाय हिंदू, ये इनका लघु उपन्यास था। राधा कृष्ण दास जो हैं ये भारतेंदु के ममेरे, भारतेंदु जो हैं वो इनके ममेरे भाई थे। इन भारतेंदु का जो नाटक है सती प्रताप, इसको राधा कृष्ण दास ने पूर्ण किया था। हिंदी को अदालत की भाषा बनाने का श्रेय भी राधा कृष्ण दास को ही जाता है।
139 नंबर क्वेश्चन है, जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है। तो इस काल का जो समय है वो 1900 ईस्वी से 1918 या 1920 ईस्वी माना जाता है। पहला है अतीत के माध्यम से वर्तमान की समस्या को प्रस्तुत करना, उपेक्षित नारी पात्रों को काव्य में प्रतिष्ठा देना, इतिवृत्तात्मकता या अभिधात्मकता, मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रस्तुति। तो इसमें जो विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन ए, अतीत के माध्यम से वर्तमान की समस्या को ये प्रस्तुत नहीं करता बल्कि उसका समाधान करना इनकी विशेषता है। अन्य इस काल की विशेषताएं प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण करना, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करना, नैतिकता व आदर्शवाद की स्थापना करना, अनुवाद कार्य को प्रोत्साहन देना, ये अन्य विशेषताएं हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका जो है उसके ये संपादक कब बने थे। 1900 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो ये 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहते हैं। 1900 ईस्वी में इलाहाबाद प्रेस, इंडियन प्रेस इलाहाबाद से इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। 1902 में इसके जो संपादक हैं वो श्याम सुंदर दास बनते हैं और 1920 में इसके संपादक देवीदत्त शुक्ल बनते हैं। 1947 से लेकर 1990 ईस्वी तक इसके जो संपादक हैं वो नारायण चतुर्वेदी रहे थे। 1905 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा से ये अलग हुई थी। 141 नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक कौन थे। तो इसके प्रकाशक कौन थे। पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, कार्तिक प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर, चिंतामणि घोष। तो इसके जो प्रकाशक थे वो थे चिंतामणि घोष। ऑप्शन डी जो है वो राइट है। अन्य सभी इसके प्रकाशक मंडल के सदस्य थे। इन तीन के अलावा चौथा जो सदस्य था वो था किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।